इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुषमा। हर शुक्रवार आपसे मिलने आती हूं। आज का ये कार्यक्रम भी कुछ नया सब्जेक्ट है आपके लिए, लेकिन इससे पहले कि हम आपको आज के सब्जेक्ट के बारे में बताएं तो और सबसे पहले परिचय करा दूं जो इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं मेरे साथी विनोद कुमार जी। हमारा आज का कार्यक्रम है, उसके टॉपिक पर भी आ जाते हैं और जिसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया हुआ है विशेषज्ञ डॉक्टर पीके सिंह जी। सब्जी वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुषमा जी। और आज का टॉपिक भी हमने लिया है, सब्जियों से ही जुड़ा हुआ है, फलों से ही जुड़ा हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। बागवानी में तो बहुत कुछ आता है। बिल्कुल। तो छत पर आप बागवानी कैसे करें, उसकी उपयोगिता क्या है? शहरीकरण हो रहा है जी जी, है ना, तो गांव से लोग शहरों की तरफ भी हो रहे हैं और शहरों में जमीन की कमी है। बिल्कुल। यानी मल्टी स्टोरीज होते हैं घर और फिर छत मिलती है। तो अगर आपका घर बहुत बड़ा है, आपको छत बहुत बड़ी मिली है, तो वहां पर एक अच्छा खासा आप मुनाफा ले सकते हैं बागवानी और करके। समय की जरूरत भी हो गई है, क्योंकि जो हमारी जोत है, खेती जहां हम करते हैं, बहुत छोटी हो गई है, सीमित होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं उसका जो अल्टरनेट है वो छत पर बागवानी करने अभी शुरू कर भी रहे हैं। तो इस तरफ चलते हैं, लेकिन सुषमा उससे पहले जो हमारे श्रोता हैं उनको हम अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो बता देते हैं। बिल्कुल, उनको जोड़ना बहुत जरूरी है। हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाइए, इस कार्यक्रम में शामिल हो जाइए। तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा वो है 9868868753। बिल्कुल, 9868868753। आप इस पर हमें व्हाट्सएप करिए और अगर डायरेक्ट कॉल भी करना चाहते हैं तो भी हमसे जुड़ सकते हैं 23421608 23421608 पर। और जो दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं वो 011 डायल करना ना भूलें। जी। तो डॉक्टर साहब, जी। सबसे पहले तो बागवानी क्या है और इसमें हम कौन कौन से व्यवसायों को हम शामिल करेंगे कि जो शहरीकरण जिस तरह से हो रहा है, तो हमारे जो किसान भाई तो हैं ही, वो तो बागवानी कर ही सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे आम आदमी, आम इंसान जो घरों में रहते हैं, छत है जिनके पास, तो उनके लिए क्या क्या विकल्प हैं, क्या है बागवानी में? सुषमा जी, जैसा आपने बताया कि शहरीकरण बढ़ रहा है और जो गांव के लोग हैं वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। अभी एक अनुमान के अनुसार लगभग 30% जनता जो है वो शहरों में है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक लगभग 30% जनता और जुड़ेगी शहरों में। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि जो हमारा भोजन है, हमारी चाहे साग सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, उनकी कितनी ज्यादा डिमांड होगी, उनकी मांग बढ़ेगी। और जैसा आपने कहा विनोद जी की जोत का आकार कम होता जा रहा है जी। और जो दूर दराज के क्षेत्रों में है वहां से चीजें पहुंचानी थोड़ा असुविधाजनक होता है, समय लगता है उसमें। तो इन सबको अगर आप मद्देनजर रखें तो जो लोग शहरों में रह रहे हैं, चाहे जिनके पास जमीन है या उनके पास छत है, उनके पास अपनी बालकनी है जी, तो उन सब का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा सुषमा जी ने कहा कि बागवानी में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो हम इसमें सब्जी, फल, फूल, इवन जो हमारा प्रसंस्करण है, पोस्ट हार्वेस्ट है, और आजकल तो हम इसमें मशरूम को भी शामिल कर रहे हैं, हम इसमें मधुमक्खी पालन को भी जोड़ रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम छत पर बागवानी में जोड़ सकते हैं और उनसे रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो उनकी आपूर्ति होती रहे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो आपने इतनी सारी चीजें बता दी। रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो तो हम ले ही सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा जो एक एक्स्ट्रा हमारे पास इनकम का सोर्स है, जैसे मधुमक्खी की आपने इसमें जिक्र किया और फूलों वाला आपने जिक्र किया, तो अगर छत का जो एरिया है हमारे पास अच्छा खासा है तो वहां से फिर हम आय का भी साधन उसको बना सकते हैं। देखिए, अगर आप आय का
साधन ना भी बनाएं तो जो आप अपनी जेब से सब्जियों पे, फलों पे, फूलों पे खर्च करते हैं, अगर वो एक तरह से आपकी बचत होती है उसमें, तो जो भी धनराशि आपकी बचती है वो एक तरह से आपकी आमदनी ही है। बिल्कुल बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, देखिए छत है तो वो पक्की छतें होती हैं, तो मिट्टी की यहाँ पर उपयोगिता पर हम चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि एक जमीन पर उगाना और छत पर उगाना, तो किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, उसमें क्या हमें शामिल कुछ खास उसके लिए? जब हम लोग छत पर बागवानी की बात करते हैं तो हम दो तरह की खेती की बात करते हैं, एक तो बिना मिट्टी की खेती और एक मिट्टी के साथ। तो जो हम मिट्टी के साथ खेती की बात करते हैं तो हमें छत पे आपका कितना वजन पड़ेगा, लोड कैलकुलेशन की बात आती है, तो लोड कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है उस समय जी। तो इसलिए मेरी सलाह तो जो भी लोग करना चाहते हैं वो बिना मिट्टी के खेती करें। फार्मिंग जो आजकल हाइड्रोपोनिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जैसे कोकोपीट है, परलाइट है और वर्मीकुलाइट, एक स्टैंडर्ड मिक्सचर होता है, इसमें मिट्टी नहीं होती लेकिन मिट्टी के सारे गुण उस तरह के ही होते हैं, तो इसमें पौधे अच्छी तरीके से चलते हैं और उसमें हमारे जितने भी फूल हैं, सब्जियां हैं, उनको हम हर्ब्स हमारी हैं सकते हैं और तो उनको अच्छी तरीके से उगा सकते हैं। सही कहा आपने। एक संशय और है छोटा सा जी, मिट्टी में जो चीजें हमें मिलती हैं जी, जो ताकत हमें मिलती है, क्या इन चीजों में भी वही ताकत मिल जाती है पौधे को? और एक दूसरा है इसके अंदर, जैसे मृदा जनित जो रोग होते हैं जो पौधे में खासतौर से सब्जियों में तो आ ही जाते हैं, तो ये जो आपने बताया जैसे कोकोपीट है या और जो दूसरे हैं, तो क्या इनसे बचा जा सकता है इनमें? देखिए, जब आप कोकोपीट, परलाइट, वर्मीकुलाइट, जिसको हम स्टैंडर्ड मिक्सचर कहते हैं सॉइललेस मीडिया का, मतलब मृदा रहित माध्यम, तो ये एक स्टैंडर्डाइज और सैनिटाइज्ड मीडियम होता है, तो इसको स्टरलाइज किया हुआ होता है, निर्जमीकृत किया जाता है इसको, ताकि इसमें किसी तरह का कोई भी जो माइक्रोब है, जर्म्स है, वो ना रहे। तो जो मृदा जनित बीमारियों की बात है वो तो इसमें संभव ही नहीं है। दूसरा की जो पोषक तत्वों की बात की, तो ये एक तरह का इनर्ट मटेरियल होता है, इसमें किसी तरह का कोई पोषक तत्व नहीं होता है। मिट्टी का काम होता है कि वो पौधों की जड़ों को संभाल के रखे, दूसरा पोषक तत्व उपलब्ध कराए, तो इसमें पोषक तत्व नहीं होते हैं, पोषक तत्व आपको बाहर से देने पड़ेंगे। जी, हमारे कॉलर भी जुड़ चुके हैं, प्रोग्राम उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो फटाफट उन्होंने कॉल किया। राजेंद्र जी हैं गाजियाबाद से, बस यही जानना चाह रहे हैं कि छत पर में आलू से लेके वो प्याज, टमाटर, सारी सब्जियों के बारे में जानना। राजेंद्र जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं, चाहे आप आलू करना चाहें, आप पालक करना चाहें। हेलो डॉक्टर साहब, मेरी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, ये जैसे शहरों में जमीन तो कम है तो छत पे कितनी मिट्टी डालनी चाहिए? नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपकी छत उतना लोड बर्दाश्त कर सकती है तब तो आप उस पे डालिए, नहीं तो बिना मिट्टी की खेती कीजिए। तो उसमें जो मृदा रहित माध्यम है आप उसका इस्तेमाल करें, उसमें आप आलू, हल्दी, अदरक कुछ भी पैदा कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। कई बार हमारे जो कॉलर हैं प्रश्न कुछ और होता है लेकिन जानना कुछ और होता है, तो सब्जेक्ट पर ही बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। और सुषमा, ये जो सवाल है इसके लिए भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, तो बेहतर है बिल्कुल विशेष प्रोग्राम में ही इस तरीके के जो सवाल है वही पूछे जाए। और डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे थे कि भाई ठीक है, मृदा जनित जो रोग है इसमें नहीं होते क्योंकि स्टरलाइज होता है, और जो पोषक तत्व है वो हमें इसमें बाहर से देने पड़ते हैं। तो जो हमारे श्रोता है अभी सुन रहे हैं, तो अगर जैसे कोकोपीट में वो सब्जियां उगाते हैं तो कौन कौन से ऐसे जो प्रोटीन्स है, ऐसे जो मिनरल्स हैं जो उनको देने अलग से? देखिए, जब आप मृदा रहित माध्यम में उगाते हैं तो सबसे पहले है कि आप स्टैंडर्डाइज मीडियम बनाएंगे कैसे जी। तो इसके लिए कोकोपीट, परलाइट और वर्मीकुलाइट, ये 3 तत्व होते हैं, इन 3 अवयवों को लेना होता है। और कोकोपीट 2 तरह से आता है, एक उसकी ईंट आती है 5 किलो की होती है वो, जी, और अगर आप रात भर पानी में भिगो देंगे तो वो 15 किलो हो जाती है, 3 गुना हो जाता है वो। तो इसका एक फार्मूला है 3:1:1। 3 भाग आप कोकोपीट लें, 1 भाग आप परलाइट लें और 1 भाग वर्मीकुलाइट लें, लेकिन इसको आपको वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लेना है। जैसे 3 बाल्टी कोकोपीट लिया तो 1 बाल्टी परलाइट और 1 बाल्टी वर्मीकुलाइट उसमें मिलाएं, तो ये स्टैंडर्ड मिक्सचर बन जाता है। लेकिन अगर कोई किसान भाई या कोई भी व्यक्ति जो उसके पास कोई लोकल अवेलेबिलिटी है, किसी चीज की उपलब्धता है, जैसे जो चावल की भूसी होती है जी, बिल्कुल, तो उसको भी वो आधा जला के, हाफ बर्न जब हो जाए, आधा जल जाए, तो उसको वो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं कोकोपीट की जगह। या जो पूरा तैयार हो जाता है जब स्टैंडर्ड मटेरियल, तो उसके आधे भाग को वो उससे रिप्लेस कर सकते हैं। या जो लकड़ी का बुरादा होता है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो, तो उसको सीधा या उसको भी जला के? नहीं, उसको सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक सावधानी बरतनी होगी क्योंकि उसमें दीमक बहुत आती है जी। तो इसलिए उस चीज का ख्याल रखें कि दीमक का, या उसको पहले बुरादा ही, मतलब बुरादे को साफ सुथरा अगर हमें दिखे तो हम लें, पहले उसको आप को शोधित कर लें
तो उसके बाद उसको इस्तेमाल करें ताकि दीमक का चांस कम से कम रहे। तो मतलब किसी खुले बर्तन में या जी, फिर जी। कोई एक बड़ा सा एक चटाई लेके उस पे इन सारों को मिलाएं अच्छे से जी। और फिर इसको हम गमलों के अंदर भर लें। जी जी जी। तो गमलों के अंदर भरने से पहले भी हमें सावधानी रखनी है ताकि जब हम उसमें इरिगेशन के लिए जाएं तो गमलों में छेद है वो नीचे रखें। तो इसमें क्या क्या सावधानी? देखिए 2-3 तरह के, अब जब से आपने गमले की बात की तो उसमें प्लांटर्स भी आते हैं। तो गमलों में जैसे जो बीच में छेद होता है तो आप उस छेद पे या तो कोई कंकड़ वगैरह रख दें ताकि एक्सेस पानी हो जाता है वो बाहर निकल जाए। बेहतर होगा आप प्लांटर्स और ट्रे का इस्तेमाल करें कि जितने भी पत्ते वाली सब्जियां आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो 4 इंच ऊंची ट्रे लें और उस ट्रे में लगा दें। तो उस ट्रे में आपको मतलब एक तो स्पेस ज्यादा मिल जाएगा और आपको उपज अच्छी मिलेगी। लेकिन जैसे जो जड़ वाली फसलें हैं आप उनको ले रहे हैं तो उनको थोड़ी गहराई चाहिए, तो वहां पे प्लांटर्स का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, लेकिन प्राथमिकता की बात आती है तो ऐसा माना जाता है कि छत पर ज्यादातर सब्जियों का उगाएं जो डेली रूटीन में टमाटर है, भिंडी है, क्योंकि इनकी जो एक बढ़त जो होती है बहुत हाई, बिल्कुल ज्यादा ऊंचाई पर ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है, तो फायदा रहता है और ये डेली यूज की चीजें हैं। आप उसमें कुछ ऐसे फल के पौधे भी हैं जैसे नींबू है, आपका रोजमर्रा में जरूरत होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको उगा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी है, छोटे गमलों में हो जाती है, सीजनल है तो उसको जी छोटे गमलों में हो सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब अभी हम इस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन अब भी हमारी एक स्टोरी जाती है मिलेट्स के ऊपर, क्योंकि मिलेट्स को बढ़ावा देना, हर नागरिक को जागरूक करना बहुत जरूरी है और मिलेट्स हमारे भोजन का एक अहम हिस्सा बन चुका है और सबको प्रेरित कर रही है हमारी ये स्टोरी। तो आपके लिए ये रही ये स्टोरी। देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में कृषि क्षेत्र का योगदान अतुलनीय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। आज खेती में तकनीक के बढ़ते उपयोग से देश भर के किसान और एग्रीप्रेन्योर्स सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाएगा। बिना प्रोसेस किए हुए श्री अन्न 20 से 25 रुपए किलो बिकते हैं, जबकि प्रोसेसिंग के बाद इनकी कीमत 4 गुना तक बढ़कर 25 से 100 रुपए प्रति किलो तक हो जाती है। ऐसे में श्री अन्न की प्रोसेसिंग किसानों और एग्रीप्रेन्योर्स के लिए कमाई का शानदार जरिया बन रही है। श्री अन्न की प्रोसेसिंग 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी प्रोसेसिंग और सेकेंडरी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में श्री अन्न की साफ सफाई और छिलके हटाना जैसे काम शामिल हैं। प्रोसेसिंग से श्री अन्न सुपाच्य और भोजन योग्य हो जाते हैं। चूंकि प्रोसेसिंग के काम में काफी मेहनत और समय लगता है, इसीलिए इसके बेहतर विकल्प के तौर पर मिलेट डीहस्कर और डीहलर मशीनें उपलब्ध हैं, जो काम को कम समय में, कम लागत और कम मेहनत के साथ जल्दी और ज्यादा कर सकती हैं। मिलेट डीहस्कर और डीहलर के उपयोग से मिनरल्स का क्षय कम होता है और पोषक तत्व भी बरकरार रहते हैं। इसीलिए आज के तकनीकी समय में इनका महत्व बढ़ जाता है। इनके इस्तेमाल से किसान बेहतर कमाई कर सकते हैं। डेस्टोनर कम ग्रेडर कम एस्पिरेटर मशीन उच्च घनत्व वाले दानों को पीछे निकाल देता है, यानी भूसी और छिलने की प्रक्रिया के बाद हल्की भूसी वाले दानों को डिस्टोनर के सामने गिरा दिया जाता है, जो कि ग्रेडर में इकट्ठे हो जाते हैं। सेकेंडरी प्रोसेसिंग प्राइमरी प्रोसेसिंग हो चुके कच्चे माल को एक प्रोडक्ट में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। सेकेंडरी प्रोसेसिंग में पफ्स, स्नैक्स, फ्लेक्स, इंस्टेंट इडली मिक्स, इंस्टेंट उपमा मिक्स, इंस्टेंट डोसा मिक्स, इंस्टेंट पोंगल मिक्स, इंस्टेंट लड्डू मिक्स, मूसली, सूजी और पास्ता, कुकीज, केक आदि बनाने के लिए सेकेंडरी प्रोसेसिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। उरोली रोस्टर में ड्रम को 0.5 HP की मोटर की मदद से घुमाया जाता है। रोस्टिंग वाले हिस्से में LPG सिलेंडर होता है। सिलेंडर के साथ हीटिंग से एक समान हीटिंग संभव होती है। अनाज को रोस्ट करने में 10 से 20 मिनट तक समय लग सकता है। डबल स्टेज पल्वराइजर का उपयोग पाउडर के रूप में आटा पीसने के लिए किया जाता है। इस मशीन में 2 ग्राइंडिंग चेम्बर होते हैं जो आटा बनाते हैं। इस मशीन से जरूरत के मुताबिक अलग अलग माइक्रोन के आटे विभिन्न आकार की छलनी से प्राप्त होते हैं। फ्लोर शिफ्टर मशीन आटे को अलग अलग ग्रेड, मोटे और महीन के हिसाब से छानने के लिए सबसे उपयुक्त है
और इससे मिश्रण के बाद आटे को सीधे पैक किया जा सकता है। इसके सभी पार्ट फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स के लिए ये फ्लोर शिफ्टर काफी उपयोगी है। फ्लोर ब्लेंडर मशीन का उपयोग अन्य सामग्रियों के साथ मिक्सिंग के लिए किया जाता है। इसमें बारीक पाउडर और हल्के ग्राइंड किए आटे को एक साथ मिलाया जाता है। श्री अन्न उत्पादक किसान और एग्रीप्रेन्योर्स इन प्रोसेसिंग मशीनों के उपयोग से श्री अन्न को लोगों और उद्योगों की जरूरत के मुताबिक तैयार कर सकते हैं और अपनी आय में भी अच्छी खासी बढ़त कर सकते हैं। यानी श्री अन्न की प्रोसेसिंग है बेहतर आय का शानदार जरिया। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ब्रेक के बाद फिर से हम इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं कि छत पर बागवानी की उपयोगिता क्या है। डॉक्टर पीके सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, छत के ऊपर किस तरह से बागवानी करें, कैसी खाद हो या बिना मिट्टी के, बहुत कुछ हमने जानकारी आपने दी। लेकिन छत के अलावा जिन लोगों की बालकनी काफी बड़ी होती है, जी जी, उस पर भी या वर्टिकल बागवानी भी की जा सकती है, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, हम लोगों के यहाँ पे संस्थान में ऐसी संरचनाएं विकसित की गई हैं कि अगर आपकी बालकनी 3 फीट चौड़ी और 6 फीट लंबी है और तो उन आप स्टैंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन पर अपनी पत्तेदार सब्जियां लगभग साल भर, मतलब 10 महीने आप अपनी पत्तेदार सब्जियां, चाहे उसमें आपकी पालक है, चौलाई है, पुदीना है, मेथी है, धनिया है, पासले है, पाकचोई है, सेलरी है और इस तरह की जो भी आपकी केल है, पत्तेदार सब्जियां जो भी हैं, आप उन सब्जियों को पूरे साल लगभग 10 महीने, मतलब 10 महीने तो 7% वो आती ही हैं। 3 बाई 6 फीट की अगर बालकनी है, लेकिन वो उस बालकनी की तरफ धूप आनी चाहिए, धूप आती हो उस बालकनी में। और अगर धूप थोड़े 2-3 घंटे भी आती है तब भी आप कुछ ऐसी चीजें ले सकते हैं जैसे कि कलर्ड चौलाई है, आप जो जिनमें रंग है, तो वो वाले, अगर वहां पे पूरी धूप नहीं आती है, दिन में 3-4 घंटे 3 घंटे धूप आती है, तो इस तरह की सब्जियों का आप चयन कर सकते हैं, तो वहां पे वो पूरी तरह से आ जाती हैं। लेट्यूस आप ले सकते हैं, जो कलर्ड लेट्यूस आता है, सैलेड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आप इन चीजों को कर सकते हैं। और जहां तक आपने खाद की बात की थी, तो हम ये नहीं कहते कि छत पर जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पूरी तरह मृदा रहित माध्यम में ही जाएं, लेकिन अगर आप थोड़े क्षेत्र में कर रहे हैं तो आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसकी दिक्कत है कि दिल्ली जैसे शहर में आप रहे हैं तो एक तो मिट्टी मिलनी मुश्किल हो जाती है, उपजाऊ मिट्टी नहीं मिल पाएगी, वो उपजाऊ मिट्टी नहीं मिलती। अगर दूसरी बार आपको मिल भी रही है तो पता नहीं, हो सकता उसमें किसी तरह का संक्रमण हो ताकि आपके पौधों में रोग और बीमारियां पैदा हों, तो वो एक समस्या है। तो 2 तरह की खादों का हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो गोबर की खाद को आप या वर्मी कंपोस्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे जो मृदा रहित माध्यम में हम अधिकतर तरल जो घुलनशील खादें होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें इफ्को की जो हमारी है 18-18-18 या 19-19-19 NPK का ग्रेड आता है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलो के पैकेट भी जी बिल्कुल उन पैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो जो मुख्य पोषक तत्व हो गए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसके अलावा जो हमारे गौण पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनके लिए मल्टीप्लेक्स एक लिक्विड आता है या एग्रोमीन का आता है, तो आप उसको एग्रोमीन या मल्टीप्लेक्स को ले सकते हैं और उसको भी आप उसको छिड़काव कर सकते हैं जी। और जब छत पे बागवानी करते हैं तो मैं तो कहूँगा कि उसमें आप दवाओं का इस्तेमाल ना ही करें, क्योंकि सुबह शाम अगर हम घूमते हैं तो हमें पता लग जाता है कि पौधा स्वस्थ है या उसमें कोई अभी समस्या आने वाली है। जैसे जब अगर कोई कीड़े या बीमारी का प्रकोप होता है तो नीम ऑयल का इस्तेमाल करें। आप जो नीम का तेल होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या
गौमूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर उपलब्ध है तो इस तरह की कुछ ऐसी जो जैविक कृषि से जुड़ी हुई चीजें हैं उनका वहाँ पे इस्तेमाल करें, तो इससे आपको सुरक्षित ताजी और स्वस्थ जो एक और यहाँ पे एक मुद्दा है, आप दिल्ली जैसे शहर में जब पत्तेदार सब्जियों की बात करते हैं तो अधिकतर सब्जियां जो है या तो आपके जमुना बैंक के किनारे किनारे उगती हैं, जो उसकी तलहटी में वो होती है, और दो तरह के पानी से सिंचाई होती है, एक तो सीवेज का पानी जाता है जी, और दूसरा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट वाटर, जिसको जो इंडस्ट्री से निकला हुआ पानी है जी, और दोनों पानी में हैवी मेटल्स होते हैं, भारी धातुएं होती हैं, और ये पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं आप इनकी एक गुण होता है इनका, और इसके अलावा फलियों का, जैसे आप फरास बीन की बात करें या बाकला की बात करें या और किसी जो बीन्स हैं उनका, तो ये अपने अंदर इन भारी तत्वों को उठा लेती हैं। अच्छा, तो ये फिर जब भारी तत्व वो हमारे शरीर में जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए आप छत पर अपनी सुरक्षित सब्जियां जो हैं वो आप ले पाएंगे, और जो छत पर बागवानी करने से। बिल्कुल। और दूसरा अभी चलते चलते डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। अभी देखो तापमान में एकदम से ज्यादा बढ़ोतरी आ गई है, मौसम ऐसा नहीं है, तो जो भाई अपने जो श्रोता हैं जिन्होंने अभी बागवानी कर रखी है, छत पे जो बागवानी करते हैं, बालकनी में करते हैं, तो दिन के समय में तापमान बहुत ज्यादा, अभी आगे चल के तो और भी ज्यादा हो जाएगा, तो कैसे वो अपनी जो सब्जियां हैं उनको सुरक्षित धूप से बचाएं? जी, एक तो देखिए जैसे अभी जो लोग लगा चुके हैं, अधिकतर जो है वो हमारी बेल वाली सब्जियां लगी हुई हैं, भिंडी उनके पास लगी होगी, चौलाई हो सकती, कुछ पत्ते वाली सब्जियां भी होंगी, तो अगर वो वहाँ पे धूप सीधे आ रही है तो अगर उनके पास हरा नेट है तो एक तो उसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे, आपको इस समय जो सिंचाई है वो सिंचाई की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, तो आप सुबह और शाम दोनों टाइम पानी दे सकते हैं। और इस समय कई एक जो फंगस हैं वो भी क्रियाशील हो जाते हैं, और जैसे माइट जो होती है, तो अगर किसी ने शिमला मिर्च या मिर्ची लगी हुई है तो उसमें जो लाल मकड़ी होती है उसका प्रकोप भी बढ़ जाता है, तो उनको देखें, अगर वो समय पे आपको दिखाई पड़ जाती है तो उसको भी वही गौमूत्र का छिड़काव हम कर सकते हैं, या फिर जो नीम का तेल है उसको 4 ml प्रति लीटर पानी में लेके उसको मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियों में जैसे हम देखते हैं खास तौर पे, या फिर जैसे फूलों में एक सफेद है जिसको चेपा बोलते हैं मेरे ख्याल से, ये भी बहुत ज्यादा तंग करता है। बिल्कुल, माहू भी आता है, हाँ बिल्कुल, जिसको चेपा भी कहते हैं। तो माहू तो अगर आप पानी भी स्प्रे कर देंगे तो उससे भी निकल जाता है, तो लेकिन नीम का तेल सबसे ज्यादा कारगर होता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, बार बार हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर एक बार में नहीं निकला है तो दूसरी बार में, तीसरी बार में निकल जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने। और अब जाते जाते इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि छत पर बागवानी की हम बात करें, क्योंकि वक्त भी हमारे पास बहुत कम है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वही टेम्परेचर को देख के, क्योंकि 40 डिग्री शुरू हो गया है दिल्ली जैसे शहर में, तो शहरीकरण हो गया है हमारे किसानों का भी, बहुत किसान दिल्ली से। लेकिन देखिए मैडम, आप जब छत पर बागवानी की बात करते हैं तो एक तो जो आपने बागवानी की हुई है वो आपकी आंखों को शीतलता देती है बहुत। दूसरे, जो रिटायर्ड लोग हैं उनको एक काम मिल जाता है, और जब आप बाग पौधों के साथ होते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं और उनके साथ शारीरिक श्रम करते हैं, तो आप खुद भी स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल, देखिए प्रकृति से जब जुड़ाव होता है तो वो अपने आप में एक सुखद अनुभूति देता है हम सभी के लिए, तो एक बहुत अच्छा जरिया है आपको प्रकृति से जुड़े रहने का, समय व्यतीत करने का, और अपनी डेली जो यूज की चीजें हैं, सब्जी, उन सबको अपने घर की छत पर ही आप अपने लिए उपलब्ध कराना, ये भी बहुत जरूरी। और सिर्फ उपलब्ध ही नहीं विनोद, आप इसे कमर्शियल भी बना सकते हैं, आप इसे बाजार तक भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आप जरूर लाभान्वित होंगे। डॉक्टर पीके सिंह आज हमारे साथ शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सुषमा और मेरे साथ विनोद कुमार आपसे लेते हैं विदा। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।